Good morning, student. Again, welcome in AVM online classes. जो कल लास्ट टॉपिक लिया था हमने, उसमें डिस्कस किया था एप्लीकेशन ऑफ पायरोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी में सबसे पहले आपने आयरन का एक्सट्रैक्शन किया। आयरन की एक्सट्रैक्शन के बाद आपने लास्ट जो एक्सट्रैक्शन की थी वो किया था कॉपर का। हमने देखा था कॉपर का जो मेन ओर है उसको बोलते हैं दिस इज कॉपर पाइराइट। अगर इस पाइराइट ओर से कैसे करेंगे, जैसे हमें साफ तौर पे पता है यहाँ पे सल्फर एज ए इम्प्योरिटी है, तो सबसे पहले अपन ने रोस्टिंग की थी, यानी कि इसको स्ट्रांगली हीट किया था एयर की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे कॉपर और आयरन का सल्फाइड बना था, इसको कहा था कॉपर मेटे। कई बार एग्जाम में पूछते हैं कॉपर मेटे क्या है, यानी कि इट इज द मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फाइड एंड आयरन सल्फाइड। देन इसको फिर से एयर आपने दी, तो ये आयरन जो सल्फाइड था वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ और ये आपका क्यूपराइट के अंदर कन्वर्ट हुआ। यहां से जो ये आयरन का ऑक्साइड बना हुआ है ये यहां पे एज ए इम्प्योरिटी काम करने लग रहा है। ये किसी भी एसिडिक फ्लक्स के साथ मिलके स्लैग बना लेगा, यानी कि ये आपका हल्का होगा, एक अलग लेयर बना लेगा और यहां से जो कॉपर का ऑक्साइड है उसकी स्मेल्टिंग करते हैं तो यहाँ पे कॉपर ऑब्टेन्ड होगा कुछ, और कुछ कॉपर जो होगा इन दोनों की आपस में रिएक्शन से ऑब्टेन्ड होगा, यानी कि दो सेपरेट लेयर बनेंगी। आपका जो बेसमर कन्वर्टर है, यानी कि जिस प्रोसेस को हमने जिस इक्विपमेंट को यूज किया है उसको बेसमर कन्वर्टर बोला था। उसमें दो अलग है, जैसे ऊपर जो होगी हल्की लेयर, ये स्लैग जो बनेगा हल्का होगा, इसको बार बार रिमूव करते रहेंगे, और जो आपका नीचे ब्लिस्टर कॉपर होगा सेटल हो जाएगा। ब्लिस्टर का मतलब है कॉपर के अंदर 1% इम्प्योरिटी है। आपसे ये बात जरूर पूछेगा व्हाट इज द रोल ऑफ सिलिका इन द बेसमर प्रोसेस। आप कहेंगे सिलिका act as acidic flux which combine with ferrous oxide as a impurity to form the slag which come on the upper part of Bessemer converter and remove regularly to get blister copper। आगे चल के यहां तक तो हमने है, इसको रिफाइन करेंगे तो रिफाइनिंग के लिए आगे प्रोसेस आएगा। इससे आगे भी हम इसकी हाइड्रोमेटलर्जी करते हैं। हाइड्रोमेटलर्जी में क्या होगा, इसके पास जैसे हमने कहा 1% अब भी इम्प्योरिटीज हैं, वहाँ पे कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, या तो हाइड्रोजन को या आयरन को यूज करेंगे, वो इम्प्योरिटी को अपने साथ अटैच करके खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और यहाँ से आपका 99.9% प्योर कॉपर ऑब्टेन्ड होगा। तो इसी एक्सट्रैक्शन में हम अगली करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। देखिए, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए जिंक का ओर क्या है, जिंक को किससे एक्सट्रैक्ट करेंगे। उस ओर को देखते हुए हम ये लिखेंगे कौन से स्टेप उसमें इन्वॉल्व होंगे। तो
हम लेते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। तो जिंक क्या है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ओर का। जैसे अगर ओर की बात करें, ओर बोलते हैं बेटा जिंक ब्लेंड। जो जिंक ब्लेंड है इसका फार्मूला ये है। तो आपको यहां से साफ तौर पे नजर आ गया, यहां पे सल्फर है, तो उसके लिए कौन से स्टेप इन्वॉल्व होंगे। देखिए, इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स। क्या क्या आपने स्टेप्स को इन्वॉल्व करना है। जैसे सबसे पहले आपने कहा हम करेंगे इसको कर्स, यानी कि कर्सिंग एंड ग्राइंडिंग। जो आपके बड़े बड़े लम्प्स होंगे उनको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करेंगे और स्मॉल पीसेस को हम पाउडर ओर में लेके आएंगे। इस प्रोसेस को आपने क्या बोला था, आपने क्या बोला था, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमने कहा था उसको पल्वराइजेशन। सेकंड लिया था आपने कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो बेटा कंसंट्रेशन कैसे करेंगे, जैसे हमने देखा कि भी इसकी कंसंट्रेशन हम कैसे कर सकते हैं, दैट इज बाय फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। आपने जो प्रोसेस लिया उसको कहा था फ्रोथ फ्लोटेशन, जहां पे दो चीजें आपने यूज करनी थी। एक को तो बोला था कलेक्टर, यानी कि मैं फिर से बता देता हूं, ये पहले आ चुकी है। कलेक्टर या तो आप पाइन ऑयल को यूज करते हैं या आप जेंथेट को यूज करते हैं। दूसरा था यहां पे फ्रोथ स्टेबिलाइजर। बेटा फ्रोथ स्टेबिलाइजर आप यूज करते थे एनिलीन को या क्रिसोल को, आपने इनको यूज किया था और कंप्रेस एयर पास की थी। तो आपने कहा था जो सल्फर होगा दैट इज वेटेड बाय पाइन ऑयल एंड द गैंग पार्टिकल आर प्रीफरेंसली वेटेड बाय वाटर। व्हेन फ्रोथ स्टेबिलाइजर इज एडेड and compressed air is passed, sulfide ore gets adsorbed on the surface of pine oil and removed. इनको ऐसे आपने रिमूव किया था। अगर इसमें आपने ये कंसंट्रेटेड कर दिया, थर्ड जो स्टेप था सल्फर मुझे दिखा तो मैं इसकी करूंगा रोस्टिंग। बेटा रोस्टिंग कैसे करते हैं, जैसे आपने कहा सर यहां पे ये सल्फर है, तो रोस्टिंग का मतलब होता है जो कंसंट्रेटेड ओर है उसको स्ट्रांगली हीटेड करेंगे बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन द एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर सो दैट it can change into oxide। ये यहां से यूं करके ऐसे इस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां से फोर्थ आप लेंगे इसकी स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग का मतलब क्या था, यानी कि दैट्स द पार्ट ऑफ पायरोमेटलर्जी। यानी कि आप ऑक्साइड ओर को हीट करेंगे
इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे जैसे ये पार्ट है, ये कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट लिया, इस टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो ये आपका जिंक हुआ। ये जिंक वास्तव में बेटा इम्प्योर होगा, इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटी होंगी, तभी इसको क्रूड मेटल बोला था। इसका फिफ्थ स्टेप चलाएंगे हम। इसको प्योरीफाई करने के लिए हम यूज करेंगे इलेक्ट्रोमेटलर्जी। देखिए इलेक्ट्रोमेटलर्जी का क्या मतलब हो गया। इलेक्ट्रोमेटलर्जी का मतलब हो गया, अगर हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन जो होगा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन सर्व एज रिड्यूसिंग द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग ऑफ मेटल बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। यानी कि इस एक्वस सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइज करेंगे। जैसे यहां पे इलेक्ट्रोलाइज किया, 2 इलेक्ट्रोड यहां पे आपने लिए, ऐसे करके इसको आपने बैटरी से कनेक्ट किया, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है। ये जो एनोड है, एनोड तो बनेगा इम्प्योर जिंक। इम्प्योर जिंक को तो एनोड बना लेंगे, और जो प्योर जिंक है वो बनेगा कैथोड। यहां पे जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे, जैसे यहां पे ये इलेक्ट्रोलाइट डाला आपने, ये इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है, ये होगा इसका मिक्सचर, यानी कि एसिडिफाइड जिंक सल्फेट। इसमें क्या होगा, जो इंप्योरिटीज होंगी वो एनोड पे आ जाएंगी। ये इंप्योरिटीज यहां पे एनोड पे आके एनोड मड बना लेंगी, और जो प्योर मेटल होगा वो रिडक्शन के बाद इस कैथोड के ऊपर सेटल हो जाएगा। तो ऐसे इसको अपन रिफाइंड करते हैं। तो इलेक्ट्रोमेटलर्जी का क्या मतलब हुआ या इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का क्या मतलब हुआ? द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर फ्यूज साल्ट called electro refining. In electron refining, electron serve as a reducing agent. In this process, impure zinc is act as anode, and a cathode consists of a sheet of pure zinc in which acidified zinc sulfate act as electrolyte. By the passage of current, pure metal get deposited at cathode and impurities gets oxidized to form anode mud. तो ये इस प्रोसेस के अंदर आपका होगा। तो मैं बता दूं, एक बार 1 मिनट में इसको रिवाइज कर देता हूं। आपने कहा जिंक की एक्सट्रैक्शन की जाती है जिंक ब्लेंड से, यानी कि जिंक सल्फाइड से। तो पहले कर्सिंग ग्राइंडिंग करेंगे। अगर कंसंट्रेटेड करना है
सल्फर एज ए इम्प्योरिटी है तो फ्रोथ फ्लोटेशन करेंगे हम इसकी। जहाँ पे आपने पढ़ा था कलेक्टर का काम कौन करता है, क्या प्रिंसिपल है उसका, फ्रोथ स्टेबलाइजर कौन होता है, यहाँ पे पाइन ऑयल का क्या रोल है, ये भी आपने अच्छा पढ़ा था। थर्ड में इसकी रोस्टिंग करेंगे ताकि जिंक सल्फाइड है ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए। अगर उस ऑक्साइड को आपने क्रूड मेटल में कन्वर्ट करना है तो हम उसकी स्मेल्टिंग करेंगे, यानी कि कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लेके उसकी पायरोमेटलर्जी कर देंगे, उसको बोलते हैं स्मेल्टिंग। लास्ट स्टेप में हम उसकी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग की, जिसको इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो रिड्यूसिंग एजेंट में काम करेंगे। यहाँ से आपका ऑलमोस्ट 100% प्योर जिंक ऑब्टेन्ड होगा। क्लियर हुई बात? तो हमारा लास्ट जो रहता है वो हुआ एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। आप एल्यूमिनियम को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, कैसे बता पाएंगे कि भी हम एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व करेंगे। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, देखिए अगर एल्यूमिनियम की बात करूं तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि इसका ओर क्या है। आपको पता है एल्यूमिनियम का ओर है ये, दिस इज ओर ऑफ एल्यूमिनियम। क्या बोलते हैं बेटा इसको? दिस इज बॉक्साइट ओर। बॉक्साइट ओर में कौन से स्टेप इन्वॉल्व होंगे? तो इसका एक्सट्रैक्शन है, किस स्टेप को इन्वॉल्व करेगा? देखिए पहला स्टेप आपने कहा था लीचिंग। लीचिंग को इन्वॉल्व किया था, आप पहले कर चुके हैं बेयर प्रोसेस। इस बेयर प्रोसेस में या लीचिंग में क्या होता है, आप पाउडर जो ओर है उसको ट्रीट करते हैं एसिड बेस या किसी दूसरे केमिकल के साथ। जैसे दूसरे केमिकल के साथ कैसे? जैसे आपने कहा कि ये हमारे पास पाउडर ओर है, इसको आप किसी भी रिएजेंट के साथ, जैसे मैंने रिएजेंट लिया बेस, अगर इस बेस के साथ ट्रीट करते हैं ऐसे करके, तो ये आपका सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनेगा। ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना। इसके अंदर ये सिलिका एज ए इम्प्योरिटी होगी, और ये इम्प्योरिटी भी भाई एसिडिक है, और NaOH है एज ए फ्लक्स काम करेगा। फ्लक्स बेसिक है और इम्प्योरिटी एसिडिक है। ये इसी के अंदर सेम स्टेप है, ये इसके साथ ऐसे रिएक्ट करेगा और यहाँ पे ये सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा, सॉरी सोडियम सिलिकेट बनेगा, जिसको बोलते हैं आप स्लैग। यहाँ पे ये स्लैग फॉर्मेशन होगी। जैसे ही आप हायर टेम्परेचर लेंगे तो ये सोडियम जो एल्यूमिनेट लिया हुआ है
जैसे आपने हायर टेम्परेचर लिया, आपने थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे, लोअर पार्ट में आएंगे, तो ये पार्ट आपका ऐसे इस एल्यूमिना के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। आप यहां से ये प्योर एल्यूमिना ऑब्टेन करेंगे। ये तो हुआ इसका एक्सट्रैक्शन। अब बात करते हैं इसकी रिफाइनिंग। तो रिफाइनिंग कैसे करेंगे? एक्सट्रैक्शन के लिए हमने ऑलरेडी पहले कहा था एक्सट्रैक्शन करेंगे लीचिंग से, जिसको आपने बोला बेयर प्रोसेस। बेयर प्रोसेस में ये स्टेप इन्वॉल्व किए थे आपने। तो सेकंड करते हैं इसी का हम लेते हैं रिफाइनिंग। बेटा इसकी रिफाइनिंग जो करते हैं, यहां से इसको रिफाइन करते हैं। रिफाइनिंग करते हैं बाय इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। देखो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कैसे करेंगे? इस सारे प्रोसेस को व्हाट डू इन बाय इलेक्ट्रो रिफाइनिंग? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का मतलब ये होता है द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एल्यूमिनियम बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मिक्सचर ऑफ प्योर एल्यूमिना एंड क्रायोलाइट। देखो बेटा एल्यूमिना तो यहां पे ये हुआ और यहां पे दिस इज एल्यूमिना एंड दिस इज क्रायोलाइट। इन दोनों का मिक्सचर ले लेंगे और उसका इलेक्ट्रोलिसिस कर देंगे फ्यूज स्टेट में। तो फ्यूज स्टेट में कैसे उसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे? यहां पे इस क्रायोलाइट का क्या रोल होगा? कौन एज ए इलेक्ट्रोड काम करेगा? तो देखिए यहां पे जो ये प्रोसेस है, मैं इसका भी नाम बता देता हूं। दिस इज हाल प्रोसेस। जैसे वो बेयर प्रोसेस था, इसको अपन बोलते हैं हाल और हीरोल्ट प्रोसेस। पूरा ही लिख देता हूं, हॉल एंड Herold's process. This process is used for the refining of aluminium. देखिए कैसे रिफाइनिंग करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां से ये पार्ट लिया हुआ है, हमने ये कोई वेसल लिया हुआ है। इस वेसल में ये इलेक्ट्रोड लिए हुए हैं। इन इलेक्ट्रोड को ये कॉपर का क्लैंप ले रखा है। दिस इज द कॉपर क्लैंप, इससे पकड़ के रखा हुआ है। और ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, दीज आर ग्रेफाइट कार्बन इलेक्ट्रोड है। ये आपका एनोड का काम करेंगे और यहां से ये आपका कैथोड टर्मिनल बनेगा मेटल का। यहां पे इसके अंदर
ये मिक्सचर डाल देंगे एल्यूमिना अलोंग विद क्रायोलाइट, सम टाइम फ्लोरोस्पर। देखिए बेटा ये मिक्सचर डाला हुआ है, मैं इनके नाम लिख देता हूं। मिक्सचर में कौन कौन है, ये एल्यूमिना है, ये क्रायोलाइट है और ये फ्लोरोस्पर डाला हुआ है। इनके भी अपने रोल बनाएंगे कि क्या क्या रोल है। यहां से प्योर एल्यूमिनियम आपका ऑब्टेन्ड होगा जो लगभग 99.9% प्योर होगा। तो यहां पे किस तरह से जो ये एल्यूमिनियम है जब इलेक्ट्रोलिसिस होगा ऐसे होगा। यहां पे जो ये क्रायोलाइट है इसका क्या रोल है, क्रायोलाइट का मेन रोल है बेटा जो एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी को तो इंक्रीज कर देगा और मेल्टिंग पॉइंट को लोअर करेगा। आपसे पूछी हुई बात है व्हाट इज द रोल ऑफ क्रायोलाइट इन द रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम। तो आपने कहा क्रायोलाइट इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम एंड लोअर डाउन इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो ये कैसे ये होगा, यहां पे ये पार्ट है तो आपने कहा एनोड। देखिए बेटा एनोड हमें पता है पॉजिटिव टर्मिनल होगा। इस एनोड पे ये ऑक्सीजन बनेगा, ऐसे करके ये O बनेगा और ये O यहां से अल्टीमेटली इसके साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। यहां से ये CO2 बनेगी। इसी वजह से आपको पूछेंगे कि भी एनोड जो होगी हाल हीरोल्ड प्रोसेस में रेगुलर इंटरवल के बाद चेंज क्यों करते हैं। आप कहेंगे ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑक्सीजन गेट लिबरेटेड एट एनोड विच कंबस द ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड टू फॉर्म CO2। बेटे इसके ऊपर जब ऑक्सीजन आएगा तो ऑक्सीजन इस कार्बन को क्या धीरे धीरे कंबस करके CO2 में नहीं कन्वर्ट कर देगा। इस वजह से जो आपका एनोड है वो रेगुलर इंटरवल पे चेंज की जाएगी। और कैथोड के अंदर क्या होगा, कैथोड के अंदर जैसे ये पार्ट है ये रिड्यूस करके आपका प्योर एल्यूमिनियम बनेगा। यहां पे 3 बातें देखनी है आपने। मैंने 3 क्वेश्चन यहां पे अराइज किए हैं। पहला क्वेश्चन है कि भी रोल ऑफ क्रायोलाइट। आपने कहा क्रायोलाइट का यहां पे रोल ये है कि एल्यूमिनियम का कंडक्टिविटी को बढ़ाना, उसके मेल्टिंग पॉइंट को लोअर डाउन करना। दूसरा मैंने बताया कि कार्बन इलेक्ट्रोड को आप रेगुलर इंटरवल पे या एनोड को आप रेगुलर इंटरवल पे चेंज क्यों करते हैं। आपने कहा एनोड यहां पे जो होगा उस पे ऑक्सीजन लिबरेट होगा। अगर ऑक्सीजन लिबरेट होगा तो CO2 बन जाएगी कार्बन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करके, तो वो कंबस्ट होने की वजह से उसको चेंज किया जाएगा। तीसरा यहां पे व्हाट इज द रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यहां पे एक्ट करते हैं
एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। तो माय डियर, आप ध्यान रखेंगे, आपने जो है सिलेबस में देखा टोटल 4 रिफाइनिंग की है। चारों रिफाइनिंग को आप बेटर तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे ये एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस लिया मैंने, 2 में रिफाइनिंग भी लिया। तो क्यों ना अब जो वर्ड मैं बार बार कहने लग रहा हूं रिफाइनिंग रिफाइनिंग, देखो 2 में ही केवल मैंने रिफाइनिंग को, एक तो एल्यूमिनियम में जो बेस्ट मेथड था इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, एक इलेक्ट्रो रिफाइनिंग को मैंने यहाँ पे जोड़ा था जिंक के लिए। आपने देखा था कि 2 शीट बनाई थी, इम्प्योर एनोड का काम था और प्योर जो जिंक था कैथोड का काम। हमेशा प्योर मेटल कैथोड पे डिपॉजिट होगा और इम्प्योरिटी एनोड पे। तो लेट्स टेक रिफाइनिंग। व्हाट इज रिफाइनिंग? कैसे रिफाइनिंग करते हैं पर्टिकुलर मेटल की? तो हमारा जो 4th इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस होता है वो होता भी रिफाइनिंग ही है। रिफाइनिंग जैसे आप वर्ड पढ़ते भी आए हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि भी रिफाइनिंग किसको बोलते हैं। रिफाइनिंग का मतलब क्या है बेटा? प्योरीफाई, यानी कि प्योरीफाइंग ऑफ मेटल। प्योरीफाइंग ऑफ मेटल इज कॉल्ड रिफाइनिंग। जो हमारा क्रूड मेटल था उस क्रूड मेटल को प्योरीफाई करना, द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग ऑफ क्रूड मेटल इज कॉल्ड रिफाइनिंग। यानी कि क्रूड मेटल से प्योर मेटल ऑब्टेन करना, उसको बोलते हैं रिफाइनिंग। क्लियर हुआ? अब हम 4th स्टेप की तरफ कदम बढ़ाएंगे जिसमें हम क्रूड मेटल से प्योर मेटल, तो प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग द क्रूड मेटल इज कॉल्ड रिफाइनिंग। रिफाइनिंग में एक और बात बता देता हूं, कई बार पूछ लेता है हाइड्रोमेटलर्जी। बेटा हाइड्रोमेटलर्जी का क्या मतलब है? जैसे हाइड्रोमेटलर्जी जो मेन करते हैं वो करते हैं एक तो कॉपर का। हाइड्रोमेटलर्जी में क्या करते हैं कि जो आपका जैसा लिखा हुआ है मेटल को किसी भी स्टेबल रिड्यूसिंग एजेंट के साथ डिसोल्व कर देते हैं, देन उसको उससे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से डिस्प्लेस कर देते हैं। तो पहले मैं हाइड्रोमेटलर्जी की डेफिनेशन ही करता हूं, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाय डिसॉल्विंग द ओर इन ए स्टेबल रिड्यूसिंग एजेंट followed by displacement of metal by more reactive or more electropositive metal is called hydrometallurgy। जैसे मैंने बात बताया कि हाइड्रोमेटलर्जी का क्या मतलब हुआ। पहले जो हमारा मेटल है उसको डिसॉल्व कर देंगे किसी भी स्टेबल रिड्यूसिंग एजेंट में, उसके बाद उसको डिस्प्लेस कर लेंगे मोर रिएक्टिव या मोर एक्टिव मेटल से। दिस इज नोन एज हाइड्रोमेटलर्जी।
जैसे हाइड्रोमेटलर्जी एक तो यूज करते हैं कॉपर के लिए। अगर कॉपर की बात करूं तो कॉपर क्या होगा, कहां पे यूज करेंगे? कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लो ग्रेड कॉपर। अगर मेरे पास बेटा क्रूड कॉपर है, लो ग्रेड कॉपर है, बाय रिडक्शन ऑफ मेटल, किससे रिडक्शन करेंगे? जो उससे ज्यादा एक्टिव होगा। लो ग्रेड कॉपर को क्या करेंगे? बाय हाइड्रोमेटलर्जी, यूजिंग हाइड्रोजन और आयरन। अगर आपके पास लो ग्रेड कॉपर हो, उससे आपने प्योर कॉपर ऑब्टेन करना है, तो आप ये कहेंगे दिस इज नॉट रिफाइनिंग, दिस इज द एक्सट्रैक्शन। दो वर्ड जरूर करेंगे। आपसे कभी पूछेगा एक्सट्रैक्शन, कभी पूछेगा रिफाइनिंग। तो इसकी अगर एक्सट्रैक्शन करते हैं तो एक्सट्रैक्शन लो ग्रेड से आपने बेटा कॉपर एक्सट्रैक्ट करना है तो हाइड्रोमेटलर्जी यूज करेंगे, जिसमें आप हाइड्रोजन को या आयरन को यूज करेंगे एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है। मैं रिफाइनिंग की बात नहीं कर रहा। अगर आपसे एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम की रिफाइनिंग किससे करते हैं? एल्यूमिनियम इज रिफाइंड बाय लीचिंग एंड सॉरी एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड बाय लीचिंग एंड रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोमेटलर्जी। जैसे इसकी एक्सट्रैक्शन तो करी मैंने हाइड्रोमेटलर्जी से, रिफाइनिंग करूंगा इसकी मैं इलेक्ट्रोमेटलर्जी से। जैसे बात करूं मैं सिल्वर है, गोल्ड है या प्लेटिनम है, अगर यहां पे इसकी मैं हाइड्रोमेटलर्जी करूंगा, एक्सट्रैक्शन करूंगा, तो दिस इज एक्सट्रैक्टेड बाय डिस्प्लेसमेंट और रिडक्शन। क्या बेटा वहां पे जिंक जो था रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं किया हुआ था? तो ध्यान से देखिएगा, आपसे दो वर्ड पूछेगा, वन इज एक्सट्रैक्शन एंड अदर विल बी रिफाइनिंग। एक्सट्रैक्शन से क्या करते हैं, आपका लो ग्रेड से थोड़ा सा हाई लेवल पे लेके आते हैं, और रिफाइनिंग में आप प्योर लेके आते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है हाइड्रोमेटलर्जी का। हाइड्रोमेटलर्जी में जैसे बेटा आपने कॉपर का एग्जाम्पल लिया कि जो आपका कॉपर है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं लो ग्रेड कॉपर से बाय हाइड्रोमेटलर्जी, इन विच हाइड्रोजन और आयरन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। अगर इनकी बात करें, मैक फॉरेस्ट ऑथर साइनाइड प्रोसेस में आपने इसको रिडक्शन से किया था। यहां पे अगर रिडक्शन की बात करूं तो आपने रिडक्शन में जिंक एज ए रिड्यूसिंग एजेंट था, तो रिफाइन करता हूं
कैसे रिफाइनिंग होगी, कैसे अपन किस किस की रिफाइनिंग कैसे कैसे करेंगे। तो माय डियर, रिफाइनिंग का मतलब हो गया द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग द क्रूड मेटल इज कॉल्ड रिफाइनिंग। रिफाइनिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होगा? इट इन्वॉल्व्स, पहली बात करेंगे डिस्टिलेशन। देखिए जैसा लिखा हुआ है डिस्टिलेशन, डिस्टिल्ड करना, यानी कि उनके मेल्टिंग पॉइंट के बेस पे अलग अलग कर देना, दिस इज नोन एज डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन किसके लिए यूज होगा? दिस इज यूज फॉर वोलाटाइल मेटल, यानी कि जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, उनके लिए डिस्टिलेशन करेंगे। डिस्टिलेशन का मतलब भी यही है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो जितने आपके वोलाटाइल मेटल होंगे उसके लिए डिस्टिलेशन यूज करेंगे। तो डिस्टिलेशन किसके लिए? दैट इज जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है, यानी कि ये जो आपके हैं 12th ग्रुप एलिमेंट हैं बेटा, इनका इंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन कम होगी, क्योंकि सबका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो जैसे ये है, दिस इज 3d10 4s2, बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अगर बेटा जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे, उनका जो मेटेलिक बॉन्ड बनेंगे उतने वीक होते चले जाएंगे। आपने जिंक देखा होगा, कैडमियम देखा होगा, मरकरी देखा होगा, कलरलेस टू वाइट इन कलर होगा, क्योंकि वहाँ पे सभी इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, उनमें ट्रांजिशन होगा नहीं, उनमें एक्साइटेशन नहीं होगी। वहाँ पे उसके इलेक्ट्रॉन दे आर नॉट अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग, तो वो बिल्कुल सॉफ्ट होंगे, उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। तो जितने वोलाटाइल मेटल हैं, वोलाटाइल मेटल के लिए आप डिस्टिलेशन यूज करेंगे। सबसे ज़्यादा वोलाटाइल मेटल होते हैं ट्रांजिशन मेटल में ग्रुप 12, जिंक, कैडमियम और मरकरी। मरकरी तो आपने देखा है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, तो बेटा मेटल होते हुए लिक्विड है, तो वो लिक्विड इसीलिए तो है कि उसकी इंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन लो है, वहाँ पे मेटेलिक बॉन्ड है, कमज़ोर बने होते हैं। तो यहाँ पे डिस्टिलेशन कैसे यूज करेंगे? जैसे इसको इम्प्योर मेटल को किसी भी आयरन की रिटॉर्ट में हीट करेंगे तो मेटल तो बेटा वेपराइज हो जाएगा और इम्प्योरिटीज होंगी, उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, दे आर लिविंग बिहाइंड। यानी कि व्हेन impure metal is heated in a iron retort, the vapor are condensed in separate receiver, leaving behind the impurities in the retort। जो आपका आयरन रिटोर्ट है उसके अंदर हीट करेंगे, जो मेल्टिंग पॉइंट होगा क्योंकि मेटल का कम होगा वो तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और उसको कंडेंस कर लेंगे रिसीवर के अंदर, और इम्प्योरिटीज़ होंगी वो वहीं के वहीं रह जाएगी। जैसे बेटा दाल के अंदर कंक्रीट होता है, आप देखते हैं दाल तो गल जाती है, परंतु
जो स्टोन पार्टिकल होंगे वो ऐसे कैसे नहीं रह जाएंगे, आप ऐसे चबाएंगे भी तो उस पर चब नहीं पाता, अगर जोर लगाएंगे तभी तो चबेगा। आप कह देंगे जी हम तो चबा लेते हैं, तो दोनों का मेल्टिंग पॉइंट में तो डिफर किया। तो आपने कहा दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द रिफाइनिंग ऑफ वोलाटाइल मेटल such as zinc, cadmium, mercury. In this method, impure metal is heated in a iron retort. The metal gets vaporized and condensed in a receiver, and impurity are remain in the iron retort, यानी कि उनको लिविंग बिहाइंड कर देगा। दूसरा है लिक्वेशन, यानी कि जैसा नाम लिखा हुआ है लिक्वेशन, ये लिक्वेशन मेथड जो होगा दिस इज यूज फॉर रिफाइनिंग द टिन एंड लेड। देखिए आपने पढ़ा हुआ है कि जो इम्प्योरिटीज आर लेस फ्यूजेबल देन द मेटल देमसेल्फ, यानी कि जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की बात की थी, यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो मेटल का लो होगा एज दैट ऑफ इम्प्योरिटीज। तो आप क्या कहेंगे, लिक्वेशन का क्या मतलब होगा, दिस मेथड is used for the refining of tin and lead. This method is used for purifying of such metal containing impurities which are less fusible than the metals. Impurities are less fusible than the metal themselves. That is, melting point of metal is low than that of impurities. तो मैंने यहाँ पे दो मेथड रिफाइनिंग के लिए हुए हैं। दो मेथड में पहला मेथड लिया डिस्टिलेशन, जो मेल्टिंग पॉइंट पे बेस्ड था, वोलाटाइल मेटल को इम्प्योरिटी से अलग करता था उनके मेल्टिंग पॉइंट पे बेस्ड। आपने कहा था सॉरी दिस इज बेस्ड ऑन बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पे आपका लिक्वेशन था जिसमें इम्प्योरिटीज आर लेस फ्यूजिबल देन द मेटल, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल इज लेस देन दैट ऑफ द इम्प्योरिटीज। तो दो मेथड लिए हैं। फर्स्ट मेथड आपने कहा डिस्टिलेशन, थर्ड लिया लिक्वेशन, सेकंड लिया लिक्वेशन, थर्ड करेंगे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। यानी कि इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का मतलब हो गया द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग द मेटल बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर फ्यूज्ड सॉल्ट। इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे फ्यूज सॉल्ट का, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होंगे, इलेक्ट्रॉन सर्व एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट के काम करेंगे। इसके लिए आप किस किस के लिए यूज करते हैं, आप सबसे पहले एल्यूमिनियम है, जिंक है, आप कैडमियम के लिए यूज करते हैं। आप रिफाइनिंग करें तो सिल्वर की आप रिफाइनिंग करते हैं, आप कॉपर की रिफाइनिंग करते हैं। यहाँ पे कॉपर को करते हैं, आपने कैडमियम लिखा हुआ है, तो इट इज
यूज फॉर द रिफाइनिंग ऑफ गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, निकिल, लेड एंड एल्यूमिनियम। तो मैंने ये 3 मेथड लिए हुए हैं, कल हम 4th मेथड को लेंगे रिफाइनिंग में। तो आज हम रिफाइनिंग तक पहुंच गए हैं। रिफाइनिंग में डिस्टिलेशन है, लिक्वेशन है और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग हमने किया है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। कल फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।